सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब पेशे खिदमत है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, तब तक आप अपनी स्क्रीन पे देखिए उसकी फोटो। लिखा, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि दो पिथ बॉल हैं, उनमें इक्वल चार्ज है और उसको एक स्ट्रिंग से लटका दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, दो धागे से लटकाओगे तो दोनों बॉल एक जगह आके लटक जाएंगी, लेकिन चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कॉमन पॉइंट इन स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ द इन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, यानी दोनों बिकॉज ऑफ द रिपल्सन वो आर डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ द स्ट्रिंग इज रिजिडली क्लैम्ड एट हाफ द हाइट। पहले जिस हाइट पे वो क्लैम थी उस आधी हाइट पे वो क्लैम कर दी गई, और तब उसमें उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जरा क्वेश्चन समझ लिया जाए क्या लफड़ा है। देखो ध्यान से, कहा यह गया है कि ये 2013 नीट का क्वेश्चन है, 2013 का है ना। कहा यह गया है कि भाई दो पिच बॉल्स हैं और एक कॉमन पॉइंट पे ऐसे धागे से लटका दी गई हैं। तो दो धागे से लटकाई गई ना, तो नियमतः दोनों एक जगह, जैसे आप दो चीज़ों को आप लटकाओगे तो ऐसे, जैसे मान लिया आपने दो धागे से लटकाया ऐसे, तो ऐसे जाकर के ऐसे खड़ी हो जाएंगी जाकर के ना। लेकिन चूंकि दोनों में चार्ज है तो ये दोनों थोड़ी दूरी पे जाके ऐसे रुकती है। यानी ये बॉल यहाँ पहुंच गई, ये बॉल यहाँ पहुंच गई, और ये सेपरेशन इनके बीच का हो गया, है ना। तो ये सेपरेशन जो है वो कह रहे हैं ये आर है सेपरेशन, और ये जो बांधी गई हैं वो वाई हाइट से बांधी गई हैं। ठीक है, तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि हाँ, इन इक्विलिब्रियम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। पढ़ा है आपने फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, एक बॉल को हम लेते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो ये दोनों चार्जेस सेम है, यानी इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, और तीसरी बात, धागे का टेंशन टी एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं, तो यहां पर देखिए ध्यान से, अगर इस mg को हम ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा दें तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो टी का जो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट है वो होगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ही मान लो। ठीक है, तो यही चीज यहां भी शो कर सकते हैं, दो में एक जगह कहीं भी शो कर दीजिए। अब देखिए, इन इक्विलिब्रियम में जो इसके कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, है ना। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ ई को। तो आप कहेंगे, यहां मैं बात कर लेता हूं कि टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ ई को। एफ ई बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। तो के क्यू वन हो गया, दोनों का चार्ज सेम है, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहला इक्वेशन। और दूसरी बात, जो आपका कॉस कंपोनेंट है वो mg को डिवाइड करेगा, तो टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, mg के। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो टी उड़ जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी दिस टर्म विल बिकम टेन थीटा। यहाँ क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। अगर इस डायग्राम में आप टेन थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। चूंकि ये दो साइड इक्वल हैं, दोनों धागों की लंबाइयां सेम हैं, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस का जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी ये आपका r/2 हो जाएगा।
तो टेन थीटा क्या होगा, आर बाई टू अपान वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एम जी। तो यहां से ऐसा करते हैं कि आर बाई टू वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एम जी। यहां से वाई निकाल लेते हैं, है ना, यहां से वाई निकाल लेते हैं, क्योंकि अगले स्टेप में उसका यूज करना है ना, क्योंकि वाई को वाई बाई टू कर दिया गया है, तो वाई ही की वैल्यू सेम दिख रही दोनों में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर आप, या इसको पलट दीजिए उठा करके, तो ये आ जाएगा टू वाई अपान आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एम जी अपान के क्यू स्क्वायर। तो y की वैल्यू जो निकलेगी, r जाएगा उधर आर क्यूब एम जी बाई टू के क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। ये पहले केस में आपका y की वैल्यू निकल आई। अब जरा सेकेंड केस देख लेते हैं। तो सेकेंड केस कह रहा है कि अब जो बॉल्स y डिस्टेंस पे लटकी थी ना, वही बॉल उठा करके हमने y बाई टू डिस्टेंस पे यहां से लटका दी। तो अब कह रहे हैं इनके बीच जो बॉल्स हैं, इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा ये बताना है आपको, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो यहां बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई दोनों बॉल्स एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स तो लगाएंगी, डोरी का टेंशन टी होगा। आप T1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो अल्टीमेटली उसको हटा देना है ना। अच्छा, ये इसका बॉल का वेट नीचे एक्ट करेगा। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं, तो इसको सीधे बढ़ाता हूं, तो ये अल्टरनेट एंगल अल्फा हो जाएगा। तो टी का ये कंपोनेंट क्या होगा, अल्फा से लगा हुआ कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। देखिए, अगर आपने बचपन में ये पढ़ रखा हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है, वर्टिकल साइन होता है, तो ये बचपन का अपना फंडा हटाओ। जो अल्फा से लगा हुआ कंपोनेंट वो कॉस होता है, ये आप पढ़ चुके हैं ना। तो अगर इक्विलिब्रियम में लेंगे तो टी साइन किसको बैलेंस कर रहा है, एफ ई को। तो टी यहां से शुरू करते हैं, टी साइन अल्फा बैलेंस कर रहा है एफ ई को, और एफ ई क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई, अब इनके बीच की दूरी R1 है, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 4 डाल दो, 3 आप डाल चुके थे जहां से y निकाला है आपने, ध्यान रखना। और t कॉज अल्फा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो t कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड किए जा रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन हमने 4 एंड 5, हमने 4/5 नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, 4 एंड 5 बोला है। किसी को किसी में कर सकते हैं, लेकिन लाते हम tan है, इसलिए हम साइन ऊपर लिखेंगे। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा, यहाँ क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर एम जी। और यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है, यानी R1 बाई टू अपान वाई बाई टू। तो ये हो जाएगा R1 बाई टू अपान वाई बाई टू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान R1 एम जी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाई वाई हो जाएगा। फिर वही करो, यहाँ से y का मान निकलो, इसको पलट दो उठा करके, यहाँ R1 स्क्वायर है, तो हो जाएगा y बाई R1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर एम जी अपान के क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, R1 क्यूब इंटू एम जी अपान के क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको डाल दो 6। अब देखिए, y यहां से भी निकाला था, y यहां से भी निकाला था, दोनों y को इक्वेट कर दो। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 6, इसको रब कर देते हैं। डायग्राम का कोई काम तो है नहीं। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेटिंग बोलो, डिवाइडिंग बोलो, जो भी आप बोलो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकली है, R1 क्यूब एम जी अपान के क्यू स्क्वायर, ये q है। और यहां से जहाँ राइटिंग गंदी है, R क्यूब एम जी अपान टू के क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा R1 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब बाई टू। तो R1 की वैल्यू निकलेगी R अपान क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये आंसर है। अच्छा, कोई बुक आप ले, मान लिया, हो सकता है उसमें ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि प्रिंटिंग ही तो करते हैं, और इंडिया में प्रिंटिंग्स में लिख दिया जाता है कि वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन, इफ स्टिल एनी मिस्टेक इज देयर देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ ये दिक्कत है ना।
तो यानी कि देख लेना, आप अपना आंसर देखिएगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बुक में वो दिया है तो वही होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन 2013।